हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी पैमाने के प्रतिफल की, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है उत्पादन की अवधारणा। इसके अंदर हम बात करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की। वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखा था कि जो उत्पादन फलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील। क्योंकि समय कम होता है तो हम भूमि में और इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते जो स्थिर साधन होते हैं। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन में फर्क क्या था वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ। अल्पकाल में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है ना। जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है ना, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब यहाँ पर देखना, परिवर्तनशील साधन से दीर्घ पैमाने के प्रतिफल यानी स्थिर अनुपातों के नियम हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। पैमाने के प्रतिफल तीन प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका था। अब हम पढ़ेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो उसमें क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, यानी जब एक स्थिर साधन के साथ हम एक परिवर्तनशील साधन को लगाएंगे या फिर अन्य स्थिर साधनों के साथ हम एक परिवर्तनशील साधन को लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर क्या होता है, क्या स्थिति आती है, उत्पादन में क्या चेंज आता है, तो उसको हम समझेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। तो उस पर अपन लास्ट में चलेंगे। अभी पहले यहाँ पे हम उत्पादन की अवधारणा, क्योंकि नया चैप्टर है हमारा, नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्पादन क्या होता है। उत्पादन देखिए, उपयोगिता और उत्पादन दोनों में, उपभोक्ता और उत्पादन दोनों में क्या फर्क होता है ये आप समझना थोड़ा सा। जो उपभोक्ता होता है वो उपयोगिता का ह्रास करता है। हम क्या करते हैं, हम वस्तु का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसकी उपयोगिता का ह्रास हो जाता है। हम अगर मोबाइल लाते हैं, मोबाइल को 1 साल तक प्रयोग में लेते हैं तो फिर उसको हमें कम पैसों में बेचना पड़ता है। क्या हो गया, उपयोगिता का ह्रास हो गया। लेकिन जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन, ये उपयोगिता का सृजन करना कहलाता है, यानी उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ाना, उस वस्तु की उपयोगिता का निर्माण करना। तो उत्पादन क्या होता है, सबसे पहले वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उत्पादन जो है वो होता है उपयोगिता का एक तरीके से सृजन करना। क्या, उपयोगिता का सृजन करना। यहाँ मैंने लिख रखा है उपयोगिता का सृजन करना। किसकी उपयोगिता का सृजन करना, वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना, वो कहलाता है उत्पादन। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम आगे। उत्पादन करने के लिए लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था क्या चाहिए, हमें साधन चाहिए। साधन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, भूमि, श्रम, प्रबंध, साहस और पूंजी। ये 5 ही साधन मैंने लिख रखे। इनके बारे में छोटा सा आपको एक तरीके से बता देता हूँ क्या होते हैं। भूमि जो है वो अधिकतर स्थिर साधन होती है, इसको दीर्घ काल में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अल्पकाल में नहीं, ठीक है ना। श्रम जो होता है, जो हम किसी भी व्यक्ति को या जिसके बदले में हम धन देते हैं, कोई भी मानसिक या शारीरिक कार्य होता है जिसके बदले में हम धन या मुद्रा देते हैं, वो कहलाता है श्रम या लेबर। पूंजी जो होता है, आजकल पूंजी का मतलब होता है मशीन से या कोई भी उपकरण हो उससे, ठीक है ना। और आप नकद वित्त, वो भी पूंजी ही होती है, ठीक है ना। लेकिन नकद वित्त जो है वो संकुचित अर्थ हो जाता है, आजकल मशीन, उपकरण वगैरह इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साहस जो होता है, इसको आप कह सकते हो उद्यमशीलता। क्या कह सकते हो, उद्यमशीलता, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, यानी एक तरीके से जिसमें जोखिम लेने की शक्ति होती है, वो कहलाता है साहसी व्यक्ति, ठीक है ना। फिर होता है प्रबंध, इसको तकनीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तकनीक, यानी ये जो है ये जो मैनेजमेंट है वो ये करता है, ठीक है ना। यानी मैनेजमेंट, किस प्रकार से उत्पादन करने के लिए संगठन किया जाएगा, किस तरीके से उनको एकत्रित किया जाएगा, वो सारा काम प्रबंध या तकनीक के द्वारा होता है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन में मैंने आपको अंतर मेन बता ही दिया, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। अब यहाँ पर उत्पादन की अवधारणा समझने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट मुख्य होते हैं, जिससे हम आगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को भी समझेंगे। वो होते हैं कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। देखो, जब सभी साधनों से हमें जितना भी एक समय अवधि में, एक निश्चित समय होता है, क्या होता है, निश्चित समय, सभी साधन हो, निश्चित समय हो, उससे हमें जितनी भी कुल इकाई उत्पादित होती है, यानी उत्पादन मात्रा होती है, वो कहलाती है हमारी कुल उत्पादन, ठीक है ना। यानी सभी साधनों के द्वारा एक निश्चित समय में जो भी इकाइयां उत्पादित की जाती है वो हमारा कुल उत्पादन कहलाता है। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हम जो हमारा जो समेशन एमपी, यानी जो सीमांत उत्पादन हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन, उस मार्जिनल प्रोडक्शन को हम योग करते हैं, उसकी जो टोटल आएगी वो हमारी कुल उत्पादन, क्योंकि कुल उत्पादन से ही हमारा सीमांत उत्पादन बनेगा। कैसे, ये अभी अपन देखेंगे, ठीक है ना। और एक और होता है जो एपी होता है, ये एपी भी एक तरीके से कुल उत्पादन से बनता है। तो एपी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे परिवर्तनशील साधन से, ठीक है ना,
तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, हमारा कुल उत्पादन आ जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। सीमांत उत्पादन क्या होता है, जब हम एक अतिरिक्त साधन लगाएंगे तो एक अतिरिक्त साधन लगाने से कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वो कहलाता है हमारा सीमांत उत्पादन। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं डेल्टा टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमपी और इसको बोलते हैं एपी, ठीक है ना। डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू यानी जो परिवर्तनशील साधन है उसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा टीपी में, ठीक है ना। एक अतिरिक्त साधन लगाने पर, परिवर्तनशील साधन लगाने पर कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। औसत उत्पादन क्या होता है, ये होता है जो टीपी होता है उस टीपी में आप परिवर्तनशील साधन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो वो आ जाएगा। तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे परिवर्तनशील साधन को आप किससे, एपी से, है ना, ये एपी के बराबर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टीपी आ रहा है जो मैंने आपको ऊपर बताया ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन आप समझ गए। अब इनमें जो संबंध होता है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन का वक्र कैसे बनता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक तालिका बता के। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में भी हम वही चीज करेंगे तो मैं वहां पे आपको बताने वाला हूँ। अब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, तो जो एक अर्थशास्त्री थी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, उत्पादन की बहुत सारी डेफिनेशन है और इनकी भी बहुत सारी डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन अपन को ज्यादा उस पर नहीं जाना है, एक दो डेफिनेशन कोई भी याद कर लेनी है ना, कभी भी नाम से डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में जो रॉबिन्सन है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो बहुत ही अच्छी है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ साधन स्थिर होते हैं, तो उससे उत्पादन में जो परिवर्तन आता है इस वजह से इसको परिवर्तनशील अनुपातों के नियम कहते हैं। इसका एक और नाम है, वो क्या नाम है, उत्पत्ति ह्रास नियम। क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम। अब यहां से आप इसको आसानी से समझ जाएंगे इस नाम से, क्योंकि ये नाम आपने पहले भी देखा है। उपयोगिता ह्रास नियम क्या था, एक अतिरिक्त रोटी खाने से उपयोगिता में जो ह्रास हो रहा था, कमी हो रही थी, तो वो हमारा उपयोगिता ह्रास नियम कहला रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रोटी नहीं है, यहाँ पर साधन है, यानी एक अतिरिक्त साधन लगाने से, एक अतिरिक्त साधन लगाने से क्या होता है, जो उस साधन है उस साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है, और सीमांत उत्पादकता घटने से जो सीमांत उत्पादन है या कुल उत्पादन जो है वो घटने लगता है, और वो घटने लगता है तो वो जो घटती हुई प्रवृत्ति है वही कहलाती है हमारी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है ना। किस वजह से घटता है सीमांत कुल उत्पादन, वो घटता है क्योंकि उस साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है, वो पूर्ण कुशलता से काम नहीं करता है, इसलिए घटता है। तो यहाँ पर लिख रखा है परिवर्तनशील साधन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बताता है कि एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करें तो एक बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी, ठीक है ना। और ये घटती दर की वृद्धि हमें कहां से दिखेगी, सीमांत उत्पादन से दिखेगी, ठीक है ना। कैसे दिखेगी अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए, यानी आपको या तो कुछ साधन स्थिर रखने और एक में परिवर्तन करना है, या फिर एक साधन स्थिर रखना है और कुछ में परिवर्तन करना है। उससे क्या होगा, एक बिंदु के बाद जो उत्पादन है उसमें घटती दर से वृद्धि होगी, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हो सीमांत उत्पादन घटने लगेगा। तो वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या फिर उत्पत्ति ह्रास नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अल्पकालीन उत्पादन फलन, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, पैमाने के प्रतिफल इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जा सकता है वो भी, ठीक है ना। अब चलते हैं इसकी तालिका से, आप ये भी समझ जाएंगे तीनों कॉन्सेप्ट, और ये भी आप समझ जाएंगे। तालिका बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं एक स्थिर साधन। स्थिर साधन में आपको पता है अल्पकाल में कौन सा साधन होगा, भूमि, ठीक है ना, भूमि ले लिया। फिर हमने परिवर्तनशील साधन ले लिया, मान लो श्रम, ठीक है ना। अब इससे हमारा टीपी का निकला, हमारा एमपी का निकला और हमारा एपी का निकला, वो हमें देखना है, ठीक है ना। भूमि मान लो हम स्थिर रखते हैं एक 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 पे, ठीक है ना। श्रम को हम धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाएंगे, जैसे पहले 0 था, फिर 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया, फिर 7 कर दिया, ठीक है ना। 7 तक इकाइयां हमने ले ली, ठीक है ना। इसको कैसे बनाते हैं, ये बनाने की कला भी आपको समझनी है, ठीक है ना। टीपी जैसे यहाँ पे श्रम अगर 0 है, भूमि अगर पड़ी है, तो उत्पादन होगा क्या, नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो उत्पादन 0, ठीक है ना। फिर उत्पादन बढ़ा, मान लो 5 हो गया, है ना। फिर बढ़ा एक श्रम लगाया हमने, फिर भूमि तो एक ही रखी, फिर हमने 2 श्रम लगाया तो उत्पादन बढ़ा, फिर हमने 3 श्रम लगाया तो उत्पादन बढ़ा, फिर हमने श्रम लगाया तो उत्पादन बढ़ा, फिर हमने श्रम बढ़ाया तो उत्पादन बढ़ा, फिर हमने श्रम लगाया तो उत्पादन उतना का उतना ही रहा, फिर हमने श्रम लगाया तो उत्पादन घटने लग गया। अब यहाँ देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ 1 श्रम लगाने से 5 उत्पादन बढ़ा, फिर 2 श्रम लगाने से 12, यानी इसके बीच में जो अंतर आया वो कितना आया, 7 का। यानी 1 श्रम से 5, दूसरे से 7, तीसरे से 12 से 21 यानी 9, और फिर चौथे से 21 से 28 यानी कि 7, और फिर 28 से 30 यानी कि 2। अब यहाँ देखना, पहले
जब स्टार्टिंग में हमने परिवर्तनशील साधन लगाया तो क्या हो रहा है, तो जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर घटने लग गया। देखिए पहले बढ़ती दर से बढ़ा, 0 से 5 हुआ, 5 से 12 यानी 7 बढ़ा, 12 से 21 यानी 9 बढ़ा, फिर यहां से वापस घटने लग गया, 21 से 28 यानी 7 बढ़ा, 28 से 30 यानी 2 बढ़ा, 30 से 30 यानी 0 बढ़ा। यानी यहाँ पर एक तरीके से अधिकतम एक तरीके से हो जाता है कुल उत्पादन, ठीक है ना। और इसके बाद भी अगर हम श्रम की इकाई लगाते हैं तो कुल उत्पादन घटने लग जाएगा। यहाँ पर इससे आप एमपी और एपी निकाल लेंगे। एमपी और एपी कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ, फिर इनकी अवस्थाएं मैं आपको बताता हूँ और चित्र आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब एमपी कैसे निकालेंगे, एमपी आप क्या करेंगे, टीपी का जो अंतर होता है वही एपी होता है, एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। तो परिवर्तन यहाँ 0, यहाँ 5 का आया, 5 से 12 यानी 7 का आया, 12 से 21 यानी 9 का आया, 21 से 28 यानी 7 का, 28 से 30 यानी 2 का, 30 से 30 यानी 0, 30 से 28 यानी -2, ठीक है ना। ये एमपी ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। यानी इस टीपी का अंतर होता है नॉर्मली, और अगर बोलने में आप कहें तो एक अतिरिक्त का परिवर्तन करने से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। एपी कैसे निकालेंगे, आप भाग देंगे टीपी में श्रम का, ठीक है ना। तो यहाँ 0, 5 में 1 का दिया तो 5, 12 में 2 का दिया तो 6, 21 में 3 का दिया तो 3 7 21, 28 में 4 का दिया तो 4 7 28, 5 में 30 का दिया तो 6, 6 में 30 का दिया तो 5 और 7 में 28 का दिया तो 4। ये इस तरीके से आपके एपी निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अक्ष पे तो आपको लेना है, क्या लेना है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा, तो एक्स अक्ष पे तो आपको लेना है परिवर्तनशील साधन और वाई अक्ष पे लेना है आपको टीपी, एपी और एमपी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ मैं आपको इस तालिका से बताता हूँ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहाँ है और कहाँ से लागू हो रहा है। देखिए पहले क्या हो रहा है, अब ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सीमांत उत्पादन में अपन ने लिख लिया है। अब हमारा अनुपात ये बोल क्या रहा है कि एक साधन स्थिर, एक साधन परिवर्तनशील, तो एक बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि हो रही, तो घटती दर से वृद्धि कहां से हो रही है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है और फिर यहाँ ऋणात्मक हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 3 अवस्थाएं हो जाती है। एक अवस्था तो हो जाती है यहाँ तक, ठीक है ना, ये यहाँ तक, चौथी इकाई तक। एक अवस्था हो जाती है यहाँ तक, छठी इकाई तक, और एक अवस्था हो जाती है यहाँ तक। तीनों अवस्थाएं समझने की कोशिश करना। पहली अवस्था जो होती है उसमें श्रम की 3 इकाइयों तक जो एमपी है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, बढ़ती दर से, और एपी जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इन दोनों में संबंध भी आप समझ जाएंगे। और जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, या आप टीपी जो है वो बढ़ रहा है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। फिर दूसरी अवस्था जो होती है, और पहली अवस्था की जो चौथी इकाई है वहां पर देखिए आप एपी और एमपी दोनों बराबर है, यानी वक्र अगर आप बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर दूसरी इकाई में आप जब जाते हैं तब क्या हो रहा है, जो एमपी है वो घट रहा है ना। क्या हो गया यहाँ पर, 7 से 2 हो गया, 2 से 0 हो गया, यानी घट रहा है, लेकिन धनात्मक है, ये ध्यान रखना आप। और ये भी घट रहा है, एपी भी, ठीक है ना। और फिर इसके बाद तीसरी अवस्था में आप जाते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज और, जो टीपी है वो अधिकतम है, क्या है, अधिकतम। अब यहाँ देखिए आप 30 और 30 दो जगह अधिकतम है, लेकिन जो बाद वाला है ना वहां पे अधिकतम माना जाता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। तो छठी इकाई पे अधिकतम है। फिर तीसरी अवस्था आती है लास्ट, जहां पर जो एमपी है वो ऋणात्मक हो जाता है, यानी ये जो दूसरी अवस्था है ना, ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्था कहलाती है। और उत्पादन जो है वो इसी अवस्था में रहना पसंद करता है, जिसको विवेकपूर्ण अवस्था कहते हैं, यानी उसका उत्पादन जहां पे अधिकतम हो रहा है श्रम और भूमि लगाने से, तो यहाँ पर वो अपने को संतुलन में पाएगा, और यही विवेकपूर्ण अवस्था कहलाती है। अब इसका चित्र के द्वारा हम समझ लेते हैं। चित्र जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से इसका चित्र बनेगा, ये आप सब समझ गए, इसमें मैंने आपको अंतर भी बता दिया, ठीक है ना। अब जो चित्र आप बनाएंगे वो चित्र आप इस तरीके से बनाएंगे। आप एक, मैं यहाँ पे तीनों चित्र एक में बना रहा हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन जब आपको ये नियम समझाना होगा तो एक में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे इस तरीके से हम बनाएंगे चित्र, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये ओ बिंदु हो गया, यहाँ हमारा श्रम होगा जो परिवर्तनशील साधन है, और यहाँ हमारा एपी, एमपी और टीपी होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप कैसे बनाना है, आपको इधर लेना है टीपी कितनी है, कहां से कहां तक ये टीपी है, 0 से लेके 30 तक, यानी 0 से लेके 30 तक आप संख्याएं ले लेंगे यहाँ पर, और इधर आप 0 से लेके 7 तक ले लेंगे श्रम, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आप जब बनाएंगे, आप दोनों को मिलाएंगे तो आपका जो टीपी वक्र है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। जो आपका एमपी है ना, वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और -2 तक जा रहा है, यानी एमपी जो है वो आपका बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, और जो एपी है वो आपका इस तरीके से बनेगा,
ठीक है। एपी जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, जबकि ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, ये अधिकतम बिंदु, यहाँ पे सीमांत उत्पादन क्या है 0, यानी जहां पर ये अधिकतम है 30, वहां पे सीमांत उत्पादन 0 है और ये 5 है, ठीक है ना। ओके, और एक स्थिति आती है, जैसे मान लो ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति और ये चौथी स्थिति है ना, ये चौथी स्थिति। ये पहली अवस्था हो जाती है पहली, ये हो जाती है दूसरी और ये हो जाती है तीसरी, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पे जो काट रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एमपी और एपी जो है वो बराबर है दोनों, ठीक है ना, साथ साथ, ठीक है। इसको आप इससे बना सकते हो, और आप अगर तालिका से ना बनाना चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट ना समझे तो आप तालिका से बनाने की कोशिश करें, सेम ऐसे कैसे वक्र आपके बनेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अधिकतम है, इसके बाद क्या हो रहा है, टीपी घटने लग गया। यहाँ पर देखिए आप, इसको जो बोलते हैं मोड़ का बिंदु बोलते हैं, मोड़ का बिंदु, क्योंकि यहाँ से फिर टीपी में जो है वो घटाव स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। ओके, तो तीनों समझ गए आप इस तरीके से। तो ये कहलाता है हमारा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी उत्पत्ति हास नियम, ठीक है ना। इसकी कुछ मान्यताएं होती है, कोई भी नियम है, हमने जो भी नियम पढ़े उसकी मान्यता है। एक साधन परिवर्तनशील है ना, ये मान्यता आपको माननी पड़ेगी। साधन अनुपात में परिवर्तन संभव, परिवर्तन हमने किया, भूमि के साथ हमने क्या लगाया, इसमें परिवर्तन किया, ठीक है ना। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाई समरूप, यानी हमने क्या किया, 1 से 2 बढ़ाया, 2 से 3 बढ़ाया, ऐसा नहीं कि 1 से हमने डायरेक्ट 5 कर दिया, 5 से हमने 12 कर दिया, ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। तकनीक स्थिर रहेगी, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये जो नियम है केवल अल्पकाल में लागू होता है, ये दीर्घकाल में लागू नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको, रिवाइंड करके देखिए, रिवाइंड करके भी नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, ये हो गई हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट, प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ लिया, प्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम चलेंगे लागत यानी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।